हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रो सीरीज में। और आज हम क्लास 9th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज होगा हमारा पार्ट 1। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस चैप्टर जो कि हमारा मोशन था, उसमें जो चीजें पढ़ी थी उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके पीछे का रीजन समझते हैं जो कि इस चैप्टर को कनेक्ट करता है। तो भाई, रेस्ट का मतलब क्या होता था? हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, यानी उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद टाइम, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं रेस्ट में। जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं तो आप अपने घर की बात करें कि भाई आपका जो घर है, क्या वो चल के कहीं और चला जाता है? आपके घर के बाहर जो पेड़ है, क्या वो मूव करता है विद टाइम? तो आंसर इज नो। तो सर, वो सभी चीजें जो कि समय के साथ पोजीशन नहीं बदलती, उनको हम कहते हैं रेस्ट में है वो। और वहीं पर वो सारी चीजें जो अपनी पोजीशन बदल रही होती हैं विद टाइम, हम कहते हैं वो मोशन में है। जैसे अगर आप अपने घर के बाहर विंडो से देखें तो एक कुत्ता भाग रहा है, उसके बाद कार चल रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन विद टाइम चेंज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये मोशन में है। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन तो हम पिछली क्लास में पढ़कर आ चुके थे, लेकिन अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। सवाल यह है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है, अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आना है तो मैं कैसे लेकर आऊंगा? या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी मूव कर रहा है, मुझे उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेकर आना है, रोकना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे दो एग्जांपल लेते हैं और दो एग्जांपल से इन दोनों कहानियों को समझते हैं। हमारे पास एक फुटबॉल है, ये रही एक फुटबॉल जो कि अभी ग्राउंड पर रखी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये फुटबॉल यहां पर कब तक रहेगी? तो आप कहेंगे सर, जब तक कि इसको कोई किक ना करे। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कार है जो मेरी चल रही है, अब ये कार को मुझे रोकना है, तो ये कार कैसे रुकेगी? बहुत सिंपल है सर। फुटबॉल रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि कोई इसको आकर किक ना करे, और ये कार जो कि मोशन कर रही है, मूव ही करती रहेगी जब तक कि हम इस पर ब्रेक ना लगाएं, ये रुकेगी नहीं। ये बात हमको समझ में आ गई सर। अच्छा, तो वो कौन सी चीज है जो कि इस फुटबॉल को रेस्ट से मोशन में लेकर आ रहा है और इस कार को मोशन से रेस्ट में लेकर आ रहा है? क्या इस कार के अंदर, या फिर ये जो हमारी फुटबॉल है, ये खुद इतने कैपेबल हैं इंटरनली कि ये इंटरनली अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं? क्या ये फुटबॉल अपने आप अपने साइज को, अपने शेप को चेंज कर सकती है, अपने आप रेस्ट से मोशन में आ सकती है? द आंसर इज नो। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरनली वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर पाए। यानी हमें बाहरी कोई चीज का यूज करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल एजेंट का यूज करना पड़ेगा अगर हम इनके अंदर बदलाव चाहते हैं तो सिंपल सा एक लाइन में हम कहेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेकर आना हो या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में लेकर आना हो, हम एक एक्सटर्नल एजेंट का यूज करते हैं और उस एक्सटर्नल एजेंट को कहा जाता है फोर्स। फोर्स अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कह देंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि भाई मुझे इस पेन को तोड़ना है, कैसे टूटेगा? मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, इसके शेप को, इसके साइज को मैं बदल देता हूं, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मुझे उसके मोशन की डायरेक्शन को बदलना है। जैसे कि अब सिंपल सा एक आपको एग्जांपल लेता हूं कि मैं यहां पे बैटिंग कर रहा हूं, आप वहां से बॉल फेंकते हैं, बहुत तेजी से बॉल आती है और मैं अपने इस बैट से बॉल को हिट करता हूं। अभी बॉल की डायरेक्शन क्या थी? आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जब उस बॉल को हिट किया बैट से, तो अब वो बॉल मेरी तरफ से आपकी तरफ जा रही है, यानी बॉल की डायरेक्शन बदल चुकी है। और वो क्यों बदली? क्योंकि मैंने उस बॉल को हिट किया, यानी उस पर एक फोर्स लगाया। तो यही एक सिंपल सा एग्जाम्पल जिससे आप समझ सकते हैं कि फोर्स क्या है। बात करें फोर्स की, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन होती है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्यों जरूरत पड़ता है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? ठीक है, तो चलो एक छोटे से एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। मैंने कहा कि यहां पर ये चिंटू है, चिंटू को आप लोग धक्का दीजिए, चिंटू को धक्का देके इसको गिरा दीजिए। तो एक छोटा सा सवाल दिमाग में आ सकता है कि सर, चिंटू को मैं लेफ्ट से धक्का दूं, राइट से धक्का दूं, आगे से धक्का दूं कि पीछे से धक्का दूं? राइट।
दे सकते हो ना। आप चिंटू को लेफ्ट से भी धक्का दे सकते हो, आप उसको राइट से भी धक्का दे सकते हो, आप उसको पीछे से धक्का दे सकते हो, आप उसको सामने से फ्रंट से धक्का दे सकते हो, यानी आप इसको कहीं से भी गिरा सकते हो। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैंने चिंटू को लेफ्ट साइड से पुश किया तो वो राइट साइड में गिर जाएगा। तो आपने पुश किया, आप धक्का दे रहे हैं, वो कांस्टेंट है, लेकिन आप उसको कहां से धक्का दे सकते हैं, वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपको अगर उस चीज को स्पेसिफाई करना है तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई फोर्स जब कहीं पर लगता है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो ये होता है हमारा फोर्स। नाउ आगे बढ़ते हैं और जरा फोर्स की वो डेफिनेशन जो कि हम छोटे में पढ़ते आ रहे हैं उस डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहां पर देखो, एक कार है जो कि खराब हो चुकी है और ये ट्रक क्या कर रहा है, इस कार को लेकर जा रहा है, टो कर कर लेकर जा रहा है। ये ट्रक इस कार को टो करके लेकर जा रहा है, मूव करवा रहा है। अब वो कह रहा है कि जब इस कार पर फोर्स लगाया जा रहा है तो ये कार रेस्ट से मोशन में आ रही है, और जो बॉडी इस पर फोर्स लगा रही है, कार उसी बॉडी के पास में आ रही है। ट्रक कार पर फोर्स लगा रहा है और कार जो है ट्रक के पास में आती जा रही है। तो जब कभी भी आप फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी के पास में आता है तो उसे हम कहते हैं पुल। तो हम कह देंगे वी कैन से दैट द कार इज बीइंग पुल्ड बाय टोइंग वैन। और यहां पर फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी फोर्स इज अ पुल। आप दरवाजे को जब खोलते हैं तो वो आपकी तरफ आ रहा है, पुल। आप दरवाजे को जब बंद करते हैं तो आपने उस दरवाजे को धक्का दिया जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी से दूर जा रहा है, तो वो हो जाता है पुश। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है फोर्स की और वो ये होती है कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स एंड फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका जो रीजन है वो है हमारा फोर्स। और सिंपली आप फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि क्या आप फोर्स को देख सकते हैं? द आंसर इज नो। फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को देखा नहीं जा सकता है। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो हम उस फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं, क्योंकि जब कभी भी किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो वो फोर्स कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। हम उन इफेक्ट्स को देख सकते हैं या फिर उन इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हाँ, इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे कि एक फुटबॉल है, ये रेस्ट पे थी और ये अब मोशन में आ गई। क्यों? जब हमने इसको किक किया, यानी हमने इस पर फोर्स लगाया। एक बॉल है जो कि मोशन कर रही थी और हमने अपने हाथों से उस बॉल को रोक दिया क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाया, यानी हम फोर्स की हेल्प से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं। हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल सकते हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं, मैंने आपके पीछे से आपको धक्का दे दिया तो अब आप दौड़ने लगेंगे। हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को बदल सकते हैं, जैसे अभी बॉल वाला एग्जांपल दिया था। हम फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को बदल सकते हैं। यहां पर देख सकते हो मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी आप दिन में बहुत सारी तोड़फोड़ करते हैं, वहां पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो आप फोर्स को देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोर्स के इफेक्ट को आप सीन कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं। फिर आता है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या होते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स? तो बैलेंस फोर्स का मतलब है जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो तो उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, एंड जब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स नॉन जीरो हो तो अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। जब कोई बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगता है तो बॉडी आपका मोशन नहीं कर सकती है, ना ही वो अपनी स्टेट बदल सकती है। यानी अगर यूनिफॉर्म मोशन करिए तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी। बट अनबैलेंस फोर्स लगता है तभी बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं, यानी ओनली अनबैलेंस फोर्स ब्रिंग्स चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो नॉर्मल अभी तक बातें थी जो कि हमने कही। अब आता है असली कैलकुलेशन, या कहें हम असली यहां पर रिलेशन। तो गैलीलियो नामक एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोशन के बारे में कुछ पढ़ाई की, मोशन के बारे में कुछ एनालिसिस किया और उन्होंने अपना जो स्टडी है वो दुनिया के सामने रखा। उन्होंने दुनिया के सामने रखा सिर्फ मोशन के बारे में। फिर इनके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कि होते हैं न्यूटन, और न्यूटन क्या करते हैं, इन गैलीलियो की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए फिर हमें लॉज ऑफ मोशन देते हैं। तो सबसे पहले हम मोशन की बात करें। अच्छा, गैलीलियो से पहले भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अरिस्टो नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल स्टेट होती है वो रेस्ट होती है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर वो रेस्ट में रहता है। उनकी स्टडी को फर्दर गैलीलियो ने थोड़ा सा पढ़ा और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या तब एक्सपेरिमेंट? चलिए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और समझते हैं। तो गैलीलियो ने दो, यहां पर मैं दिखाता हूं गैलीलियो ने किया क्या दोस्त, कि गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए। इन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए, एक ये और इसके जस्ट सामने इन्होंने एक और प्लेन बनाया। इन्होंने ये कंसीडर किया कि ये जो दोनों प्लेन है एकदम फ्रिक्शनलेस हैं, ये दोनों प्लेन एकदम फ्रिक्शनलेस है, यानी इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है।
इस फर्स्ट वाले प्लेन पर इन्होंने एक मार्बल की बॉल रखी, एकदम स्मूथ, जिसका फ्रिक्शन इन्होंने 0 माना। ये जो बॉल है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर रखी थी इन्होंने, तो ग्राउंड से ये बॉल की जो हाइट थी वो थी h। इन्होंने क्या किया, इस बॉल को इस प्लेन से रिलीज कर दिया, और ये दोनों आइडेंटिकल प्लेन है, यानी दोनों ही सेम एंगल पर है, दोनों प्लेन आपके सेम एंगल पर हैं। जैसे इन्होंने मार्बल बॉल को रिलीज किया, दोनों सरफेस को फ्रिक्शनलेस माना, यानी इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो मार्बल बॉल है वो नीचे ढरकते हुए आई, और फिर इस सेकंड प्लेन पर वो बॉल ऊपर चढ़ती है, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये बॉल उतना ही ऊपर चढ़ती है, उतनी ही हाइट पर चढ़ जाती है जितनी हाइट से इसको रिलीज किया गया था। यानी h हाइट से बॉल को जब हमने रिलीज किया तो गैलीलियो ने क्या देखा कि वो बॉल सेकंड प्लेन पर भी h हाइट अटेंड कर ली। उन्होंने कहा यार हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है एक बार हो गया। तो उन्होंने वापस क्या किया, ये जो सेकंड प्लेन है इसके इंक्लाइनेशन को कम कर दिया। गैलीलियो ने सेकंड प्लेन के इंक्लाइनेशन को कम कर दिया, और अब इसको जो है थोड़ा सा और इंक्लाइन कर दिया, इसको थोड़ा सा और उन्होंने इंक्लाइन कर दिया। और अब जो उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन किया, वो उस ऑब्जर्वेशन ने उनकी होश उड़ा दिए। क्या देखा उन्होंने कि पहले इंक्लाइनेशन सेम था, लेकिन अब थोड़ा सा कम इंक्लाइनेशन हो गया है। और इस कंडीशन में जब बॉल को रोल किया गया तो उन्होंने ये नोट किया कि बॉल जो है इस सेकंड प्लेन पर रोल डाउन करते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है, और इस बार बॉल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, लेकिन अगेन बॉल वापस से उसी हाइट तक पहुंची जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया था। यानी बॉल ने अब पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, लेकिन जैसे ही वो एच हाइट पर गई, जितनी हाइट से उसको रिलीज किया गया था, वो बॉल रुक गई। तो यार ऐसा कैसे हुआ, पहले तो वॉल ने कम डिस्टेंस कवर की थी, अब उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, लेकिन अगेन वो एच हाइट ही अटेंड कर रही है। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बॉल को पता है कि मुझे कितनी हाइट से गिराया गया है, और जितनी हाइट से मुझे रिलीज किया गया है मुझे उतनी ही हाइट अटेंड करनी है। तो इन्होंने फिर इसमें थोड़ा सा और चेंज किया, और ये जो हमारा प्लेन था, अब इन्होंने इस प्लेन को एक फ्लैट सरफेस बना दिया। इन्होंने इस प्लेन को एक फ्लैट सरफेस बना दिया, और उसके बाद फिर देखा ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब क्या होता है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये बॉल इस प्लेन पर अब मूव करते हुए जा रही है, और मूव करते हुए जा रही है, और ये रुक नहीं रही है। बहुत देर से ये बॉल मूव करते जा रही है, मूव करते जा रही है, मूव करते जा रही है, क्योंकि उस बॉल को सिर्फ एक बात पता है कि मुझे जितनी हाइट से रिलीज किया गया था मुझे वही हाइट अटेंड करनी है। लेकिन अब सेकंड वाला प्लेन तो इंक्लाइंड नहीं है, वो तो एकदम फ्लैट सरफेस हो गया। तो बॉल मूव करते गई, करते गई, करते गई, और उसको कहीं हाइट मिल नहीं रही है, तो वो सिर्फ मूव करते हुए ही जा रही है। यानी गैलीलियो ने ये कंक्लूजन दिया कि अगर इस बॉल पर कोई भी रेजिस्टिव फोर्स ना लगे, कोई भी फोर्स इसके मोशन का अपोज ना करे, तो ये बॉल कंटिन्यूअसली मूव करते हुए जाएगी। अच्छा, अब इनकी ये जो स्टडी थी गैलीलियो की, इसकी स्टडी को न्यूटन आते हैं, और उसके बाद न्यूटन जो है अपनी इन दोनों की स्टडी को कंक्लूजन देते हैं, और फिर वहां से शुरुआत होती है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की। तो जो गैलीलियो की स्टडी थी वो हमने सुनी, फिर न्यूटन आते हैं, और न्यूटन जो है गैलीलियो की स्टडी मोशन वाली, उस मोशन में फोर्स को वो मिला देते हैं कि क्या फोर्स एंड मोशन के बीच में कोई रिलेशन है। उन्होंने अपनी स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोज रिजल्ट अपनी स्टडी की, और उन्होंने फिर एक कंक्लूजन दिया कि यस, जो फोर्स है और जो मोशन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और फिर उन्होंने फोर्स एंड मोशन के बारे में तीन फंडामेंटल लॉज प्रेजेंट किए, तीन फंडामेंटल लॉज प्रेजेंट किए, जिनको लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है, जिनको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। यानी कहानी की शुरुआत गैलीलियो ने की, और फिर उसका खत्म आइजैक न्यूटन करते हैं तीन लॉज देके, और उन्हें हम लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें इनर्शिया नामक एक चीज को समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया आप लोगों ने पढ़ा है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो बॉडी अपने अंदर होने वाले चेंज का अपोज करती है। यानी कोई भी बॉडी नहीं चाहती है कि उसके अंदर बदलाव हो। एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जिस टेबल पर बैठ के आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, सॉरी चेयर पे बैठे होंगे, टेबल पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस टेबल पे आप अपनी बुक्स रख के पढ़ाई कर रहे हैं, वो टेबल आपके रूम में कब तक रहेगी? एक छोटा सा सवाल है। तो सर बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, जब तक हम उस टेबल को
उठाकर या खींचकर या धक्का देकर वहां से मूव ना करवा दे, वो टेबल अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी। यानी 100 साल बीत जाए, 200, 300, 400 साल बीत जाए, आप रहें चाहे ना रहें, वो टेबल वहीं रहेगी, वो अपनी पोजीशन खुद से नहीं बदल सकती है। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, देन ओनली आप उसकी पोजीशन को बदल सकते हैं। और इनर्शिया वही चीज है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। और ये इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पर। जैसे देखो यहां पर, ये आपने बहुत बार देखा होगा, यहां पर प्लेट्स रखी हुई है, कपड़ा है, कपड़े को खींचा गया, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी पोजीशन पे रहे, क्योंकि वो प्लेट्स पहले भी रेस्ट पर थे और अभी भी रेस्ट पर, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। फिर आपने देखा होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रनिंग, कोई इंसान रनिंग करते हुए आता है, या फिर क्रिकेट, अभी आईपीएल चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा जब रनिंग करने के लिए आते हैं तो रन जब लेते हैं तो एकदम जो लाइन होती है उस लाइन पर जाकर रुक नहीं जाते हैं, वो प्लेयर्स कंटिन्यू करते हैं, कुछ दूर तक आगे दौड़ पाते हैं, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से उनकी बॉडी एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाती है, वो मूव करती रह जाती है। और इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। जैसे लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि an object remains in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force। यानी अप्लाइड फोर्स के बिना ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता है। ये हमारा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये था हमारा पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हम मोमेंटम को पढ़ेंगे, हम न्यूटन के सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ को पढ़ेंगे एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो सेकंड पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। अगर आपको ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, समझ में आया, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।